नमस्कार दोस्तों, आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र नागर आज आप सभी के सामने 10th क्लास का 7वां लेसन है आपका, जिसका नाम है राज्य सरकार। देखिए, केंद्र सरकार के हमने तीनों टॉपिक्स पढ़ लिए थे विद संसद, इसके साथ ही वो पूरा हुआ। अब सेम उसी आधार पर, क्योंकि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है, भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? संघात्मक, जहां पर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्य के मध्य। तो केंद्र सरकार हमने पढ़ ली, लेकिन वैसा का वैसा डेकोरम जो हमें राज्य सरकार की शक्तियों का संचालन करने के लिए दिया हुआ है, उसे हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। यहाँ भी हमें वही तीनों स्थितियाँ क्लियर करनी होगी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हमें देखना है कि राज्यसभा यानी कि राज्यों में विधानमंडल। देखिए, जो हम वहाँ पर केंद्र में हमने जिसे संसद का नाम दिया था, उसे हम राज्यों में नाम देते हैं विधानमंडल। तो यहाँ पढ़ेंगे हम राज्य विधान मंडल। राज्य विधानमंडल के अंदर हमें शुरुआत में ही ये देखना है सबसे पहले कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से इसको रखा गया। तो देखिए, भारतीय संविधान के अंदर 168 अनुच्छेद, भारत के संविधान में अनुच्छेद 168 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा? विधानमंडल। ये जो विधानमंडल है, ये किस प्रकार से अपना काम करेगा? तो देखिए, इस विधानमंडल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। राज्य विधानमंडल जो बनेगा, इसका गठन। तो देखिए, वहां पर हमने पढ़ा था संसद का गठन होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि राष्ट्रपति और मुख्य रूप से संसद से। तो यहां पर राष्ट्रपति की जगह आ जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल प्लस विधान मंडल, ये आपकी जो विधान मंडल है आपका, ये मिलकर किसका निर्माण करता है? आपके राज्य की संसद का, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर लेकिन ये जो विधान मंडल है, इसमें विधान मंडल सीधा नहीं आएगा। यहाँ पर इसके मुख्य रूप से विधान मंडल द्विसदनात्मक हो सकते हैं भारत के अंदर। कितने सदनात्मक? द्विसदनात्मक। कैसे? एक सदन का नाम होता है विधानसभा और दूसरे सदन का नाम होता है विधान परिषद। देखिए, विधानसभा जस्ट लाइक आपका लोकसभा और विधान परिषद यानी कि आपकी राज्यसभा, एक तरह से, यानी कि सेंटर में उसी प्रकार से आपके राज्यों में यानी इकाइयों में भी इसका क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। अब देखिए, ये जो विधानसभा है, ये होता है लोकप्रिय सदन, यानी कि इसके सदस्यों का चुनाव जनता करती है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य, यानी कि मुख्य रूप से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद में आपके जो स्नातकोत्तर जो लोग होते हैं पढ़े लिखे, जिन्होंने एमए किया हुआ है, वो लोग उसमें भाग लेते हैं। तो इसका एक पूरा स्लेब है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। लेकिन अब मुख्य रूप से बात आती है कि विधानसभा और विधान परिषद, क्या दोनों ही सदन एक राज्य के अंदर हो सकते हैं? देखिए,
इसके बारे में निर्णय पूरी तरह से किसके ऊपर छोड़ा गया है? राज्य में पहला जो विधानसभा होता है ये तो होगा, कंपलसरी है कि किसी भी राज्य के अंदर राज्य सरकार को चलाने के लिए राज्य में राज्य विधानसभा सदस्य जरूर होंगे, और उन्हीं में से एक क्या होगा? सीएम। ठीक है, एमएलए के चुनाव करते हैं हम, ये आपके यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उस हिसाब से ये आपका क्लियर होता है। अब यहाँ आपको ये देखना है कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होगा। तो देखिए, ये पूरी तरह से छूट है उस राज्य के निर्वाचित विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा यदि आग्रह किया जाए, जरूरत समझी जाए और संसद उसे क्या दे दे? मंजूरी, तो ही आप क्या कर सकते हो? उस राज्य के अंदर विधान परिषद का चुनाव कर सकते हो। आज भारत में मात्र 7 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद का गठन किया गया है। एक ट्रिक लिखिए आप, इससे आपको उनका नाम देखिए, कुंभज ट्री, देखिए KUMBAJ और साथ में क्या लगाना है? टी, कुंभज टी। तो देखिए, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, इसके बाद में आपका बंगाल ही आएगा इसके अंदर, पश्चिम बंगाल जिसको हम बोलते हैं, बिहार, उसके बाद में आपका आएगा ए से आंध्र प्रदेश और जैसे आपका जम्मू कश्मीर। आंध्र प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। अभी देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत है, ये जम्मू और कश्मीर में समस्या हो गई है, तो धारा 370 हटने के बाद में ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो इसलिए हम इसको राज्यों में ना लेंगे। तो करंट अफेयर के हिसाब से देखा जाए तो ये हटेगा, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है तो मुख्य रूप से हमको वही चीज़ डिस्कस करनी है जो आपकी बुक में दी हुई है। फिर भी मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन आपको अभी ये आपको रखना है। इसके बाद में तेलंगाना में टी से बनेगा आपका एक नया स्टेट बना सन 2013 में, जिसका नाम था तेलंगाना। तो तेलंगाना के अंदर भी द्विसदनीय विधान मंडलों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो इस तरह से ये आपका होता है विधान मंडल। अब देखिए, जहां पर द्विसदनात्मक विधान मंडल होगा वहां पर कौन कौन लोग होंगे द्विसदनात्मक में? तो पहला होगा आपका राज्यपाल, दूसरा होगा आपका विधानसभा, और तीसरा विधान परिषद। अब देखिए, यहां पर वही स्थिति, विधानसभा प्रथम सदन है और विधान परिषद द्वितीय सदन, लेकिन विधान परिषद उच्च सदन है जबकि विधानसभा निम्न सदन। ध्यान रख लेना ये बात, ठीक है। सेम वही स्थिति है जैसी हमने लोकसभा और राज्यसभा में पहले पढ़ लिए। तो ये एज ए स्थिति, और ये आप राष्ट्रपति, ठीक है। सेम वही स्थिति है, कोई किसी प्रकार का कोई अंतर इसमें नहीं है। इसके बाद में देखिए आपके विधान सभा का गठन। अब हम पढ़ते हैं विधानसभा का गठन किस प्रकार से होता है। विधानसभा का गठन, विधानमंडल की स्थिति हमने क्लियर की अभी। अब देखिए विधानसभा का गठन। किस प्रकार से होता है विधानसभा का गठन। तो विधानसभा के गठन के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि भारतीय संविधान ने ये निश्चित किया हुआ है
कि किसी राज्य के विधानसभा में कितने सदस्य होंगे और नहीं होंगे, या कितने ज़्यादा से ज़्यादा या कितने कम से कम होंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के अंदर विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से कम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है, इससे कम नहीं होंगी। ठीक है। इसके बाद में देखिए, चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य की भौगोलिक आधार पर अनेक विधानसभा क्षेत्रों में उसको क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। इसका आधार होगा जनसंख्या। देखिए, इसको परिसीमन बोलते हैं। परिसीमन बोले तो जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का गठन। ठीक है। तो इसमें आप देखिए, एक एमएलए के लिए कम से कम 75,000 लोग मतदाता होने चाहिए। तो इस आधार पर राज्य को बांटा जाता है। 75,000 की जनसंख्या को एक जगह रख दिया जाता है। किसके लिए? विधानसभा के लिए। देखिए, यहां पर इस चीज को डिस्कस करने के लिए आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण देते हैं। हम पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर लोकसभा सीट जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 25, लेकिन जब विधानसभा सीट पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कितनी? 200। इसका मतलब क्या है? क्या राजस्थान में 200 जिले हैं? नहीं। जिले कितने हैं? 30। तो उस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो ये क्यों बढ़े, उसका रीजन क्या है? तो देखिए, हम अपने जिले की बात करते हैं तो आप अलवर को देखिए। अलवर जिला है एक, लेकिन इसमें विधानसभा क्षेत्र किस प्रकार से बटे हुए हैं? जैसे एक अलवर शहर, फिर ग्रामीण, उसके बाद में आपका किशनगढ़ का अलग हो जाएगा, बहरोड का अलग हो जाएगा, थानागाजी अलग हो गया। ठीक है। तिजारा आपका अलग हो गया। ये इस तरह से देखो, एक ही शहर की यदि हम बात करें तो एक शहर के अंदर से कितने टुकड़े हो रहे हैं, और इसका आधार क्या है? आपकी जनसंख्या। यानी कि आपकी परिसीमन किया जाता है, जैसे ही 75,000 के आसपास की जनरेशन हो जाती है, जनसंख्या काउंट हो जाती है, तो उस एक क्षेत्र की बाड़ाबंदी करके उसको एक विधानसभा क्षेत्र बना दिया जाता है, जहां से हमें केवल एक ही सदस्य को चुनना है, और उसी के लिए हमको क्या करना है? वोट करना है। यानी कि उस क्षेत्र से खड़े हुए लोगों के लिए ही हमको वोट करना है, अन्य के पास में जाकर हम वोट नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी क्या होती है? वोटिंग लिस्ट। इसके बारे में सब आपको पता है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये हुआ आपका विधानसभा के गठन में सबसे पहला कार्य। विधानसभा के गठन में सबसे पहला कार्य सदस्य संख्या। अब अपना दूसरा आता है आरक्षण। क्या आता है? स्थान आरक्षण। तो देखिए, ये आरक्षण क्या है? किसी समूह के लिए राजनीतिक या आर्थिक रूप से यदि वो कैसा है, थोड़ा दबा कुचला माना जाता है, तो उसे ऊपर उठाने के लिए उसे कुछ उन्मुक्तियां और छूट दे दी जाती है, जिसे हम आरक्षण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए आपको किस तरह से इसको बांटा हुआ है। तो देखिए, आरक्षण यानी कि जब विधानसभा यानी एमएलए के चुनाव होते हैं तो उसमें एक कोटा होता है। कोटे का मतलब जैसे 100% जो सीटें हैं, यानी कि जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल सीट है 200, लेकिन इसमें से मान लीजिए 66 सीटें ऐसी हैं जिन पर केवल एससी के लोग क्या होंगे? खड़े होंगे, या एसटी या फिर ओबीसी। ठीक है। और उसके बाद में जो बच जाता है वो कहाँ जाएगा? जनरल के पास में। तो इस तरह से इसको क्या कर देते हैं? डिवाइस बांटते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो सीटें रिजर्व हैं वो आरक्षण में आ गई। ठीक है। यानी कि मान लो अलवर में आई सीट इस 66 में से एक
तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़े होंगे वो सारे कैसे होंगे, इन्हीं सेक्टर के होंगे, जनरल का व्यक्ति यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकता। इस तरह की स्थिति होती है। ये कब से हुआ, तो देखिए इसको बढ़ाया गया है। 95वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2009 में, और उसके आधार पर कहा गया है कि 2020 जनवरी तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। इसके अलावा आप देखिए, यदि राज्यपाल को ऐसा आभास हो कि किसी राज्य में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए और वो निर्वाचन में जीत हासिल नहीं कर पाया, ध्यान से सुनना, ऐसा ना होना चाहिए। देखो जिस राज्य के अंदर कोई एंग्लो इंडियन नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं रहता तो वहां पर उसको निर्वाचित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन राज्यपाल को ऐसा आभास होना चाहिए कि यहाँ पर उनकी बात रखने वाला कोई हो, क्योंकि वहां उनकी जनसंख्या में भागीदारी है। और यदि वो जीत कर नहीं आया तो राज्यपाल एक व्यक्ति को जो एंग्लो इंडियन है उसे क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ध्यान रख लेना, हमने कहा था मनोनीत या मनोनीत करेगा या नियुक्त करेगा, नियुक्त या मनोनीत, यानी कि उसे क्या अपने मन से वो क्या दे सकता है, पद दे सकता है। देखो यहां पर थोड़ा फर्क है, राष्ट्रपति की जब हमने बात की थी तो वहां पर 2 व्यक्ति थे और यहां पर क्या है, 1 व्यक्ति है। तो ये एक नॉर्मल सा आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में देखिए आपको अगला टॉपिक आता है आपका निर्वाचन पद्धति। तो देखिए प्रत्यक्ष, गुप्त मतदान, विधानसभा के सदस्यों के लिए हम गुप्त मतदान करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उनका क्या करते हैं, चुनाव। समझ गए, संबंधित राज्य के जो मतदाता होंगे वो प्रत्यक्ष मतदान के, गुप्त मतदान के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा अपने किनको चुनेंगे, अपने एमएलए को। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल स्थिति होती है, लेकिन यहां पर आंग्ल भारतीय को इससे बाहर रखा जाता है क्योंकि उसका चुनाव केवल कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके बाद में देखिए सदस्यों की योग्यता। तो देखिए सदस्यों की योग्यता, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, विधानसभा की योग्यता, योग्यता में सदस्य योग्यता, तो सदस्य योग्यता में वही स्थिति, 25 साल कम से कम उसकी क्या हो, एज हो, भारत का नागरिक हो यानी कि उस राज्य का नागरिक हो। राज्य का नागरिक का मतलब है कि उस राज्य के अंदर, किसी भी जिले के अंदर, उस राज्य के अंदर यानी उस राज्य की सीमा के अंदर आने वाले किसी जिले की वोटर लिस्ट में उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। उसके बाद में किसी भी क्षेत्र से पागल, दिवालिया या अपराधी ना हो। ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि सेम लोकसभा के सदस्य वाली योग्यता यहाँ पर चाहिए आपको। इसके बाद में सदस्यों की सदस्यता का अंत किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए विधानमंडल के 2 सदनों की सदस्यता का अंत, दोनों ही सदनों की सदस्यता का अंत निम्न के परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। अंत करना है हमें सदस्यता का, यानी कि उनसे सदस्यता क्या करनी है, छीननी है, यानी कि पद से हटाना, इसको अपन बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए पहली स्थिति है, कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के 2 सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना होगा। और इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। तो ये स्थिति तो है ही।
क्योंकि एक व्यक्ति के पास में एक ही क्या रह सकता है, पद। देखिए कोई व्यक्ति यदि दो जगह से क्या होता है, चुनाव करता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ा कितनी जगह से, दो जगह से, और दोनों ही जगह उसे क्या मिली, विजय, तो वो एक जगह से उसको क्या करना पड़ेगा, पद त्यागना होगा। दूसरा, अभी अलवर का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप नॉर्मल ध्यान रखना इसको। देखिए बहरोड से विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें किसको जीत हासिल हुई थी, डॉक्टर करण सिंह को। ये 6 महीने के लिए चुने गए थे लास्ट पीरियड में, इनसे पहले जो थे उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी इस वजह से, ठीक है। तो यहां से देखिए इसको फिर चेंज करते हैं पूरी तरह से, यहां से इनको चुना गया और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, फिर से चुनाव लड़ा, किसके लिए, एमएलए के लिए। कहां से, किशनगढ़ से, ठीक है। तो वो चुनाव लड़ते समय इनको यहां से क्या देना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। यानी कि कोई व्यक्ति सांसद होगा तो वो विधायक नहीं रह सकता, और यदि वो विधायक है तो वो सांसद नहीं रह सकता। यानी कि एक व्यक्ति दो जगह पर पद हासिल नहीं कर सकता। इसके बाद में कोई भी सदस्य यदि विधान मंडल के संबंधित सदस्य की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक क्या रहता है, अनुपस्थित, तो ये है उसके पद को क्या कर देना, वापस ले लेना। ये स्थिति होती है किसके पास में, सदन के नेता के पास या सदन के अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष, देखिए जब हम स्कूल आते हैं तो हमारी क्या होती है, अटेंडेंस होती है। यानी कि यदि आप लगातार 60 दिन तक स्कूल ना आए तो आपका क्या हो जाएगा, नाम पृथक कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति ये है कि यदि कोई एमएलए सदन की बैठक में लगातार बिना सूचना के 60 दिन तक क्या रहे, अनुपस्थित, तो उससे सदन की सदस्यता को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति को हमने चुन लिया है, चुन लिया, मगर उसी दौरान हमें ये आभास होता है या पता लगता है कि या तो उसकी एज में कोई समस्या है, ठीक है, आयु में, या फिर वह नागरिकता का कोई विषय है, या किसी अदालत में उसके ऊपर कोई केस चल रहा है जिसमें उसको दिवालिया या पागल घोषित कर दिया हो। इस तरह की स्थिति में भी उसे अपना क्या करना पड़ेगा, पद छोड़ना होगा। इसके बाद में आता है कार्यकाल। तो कार्यकाल में देखिए जब सीधा है 5 वर्ष के लिए इसे चुना जाता है, लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो इसे 5 वर्ष से पूर्व भी क्या कर सकता है, भंग किया जा सकता है। परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अब ये समझिए यहां पर ये टॉपिक क्या है, समझो। देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है जिसे राज्यपाल पहले भी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, भंग कर सकता है राज्यपाल, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि राष्ट्रीय आपात लग रहा हो, यानी कि अनुच्छेद 352, और ऐसी स्थिति तब होती है जब या तो कोई बाह्य आक्रमण हो, आंतरिक अशांति हो या सशस्त्र विद्रोह हो।
ऐसी स्थिति में ये हुआ करता है। क्या उस स्थिति में आप चुनाव करवा सकते हैं? तो चुनाव नहीं हो सकते ऐसी स्थिति में। तब यदि गवर्नमेंट के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और चुनाव नहीं हो सकता, तो संसद अपने विशेष बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से उस सरकार को 1 वर्ष के लिए क्या कर देती है, बढ़ा देती है उसका कार्यकाल। ठीक है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो संसद चाहे, यानी कि केंद्र सरकार के ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि वो कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और एक बार में वो 1 साल ही बढ़ेगा। अगर उस स्थिति के अंदर राष्ट्रीय आपात हट जाता है तो ठीक है, वरना अगर नहीं हटता तो उसको दोबारा यदि 1 साल बढ़ाना है तो इसी प्रोसेस को फिर से क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यदि संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाती है, जब भी संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाती है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको नए चुनाव करवाने क्या हो जाते हैं, अनिवार्य हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि किसी सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ मार्च 2020 में, लेकिन राष्ट्रीय आपात के कारण हमने उसको मार्च 2021 तक बढ़ा दिया और पता लगा कि अप्रैल में ही क्या हो गया, आपका जो राष्ट्रीय आपात था वो क्या हो गया, स्थगित हो गया। तो आपको अप्रैल के बाद में, यानी कि आपको अक्टूबर तक क्या कराना होगा, चुनाव कराना होगा। आपको मार्च 2021 तक की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जिस रीजन से उसका कार्यकाल बढ़ाया था वो पहले ही अप्रैल में ही क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसलिए आपको नया चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर करवाना होगा। ठीक है भाई। इसके बाद में देखिए इसके पदाधिकारी, तो ये होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वही सेम। पदाधिकारी में हम देखेंगे कि ये 14 दिन पूर्व वही स्थिति है, इसमें भी देखिए सारा पदाधिकारी होंगे अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर, और उपाध्यक्ष। देखिए इनका चुनाव निर्वाचित सदस्य अपने में से ही करते हैं। अपने में से ही करेंगे, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव। अब बात आती है ये कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा, तो वही है स्थिति कि जब तक सदन इनमें क्या रखे, विश्वास। यदि ये विश्वास खोते हैं तो 14 दिन पूर्व इनको क्या देनी होती है, सूचना। उस पर 1/4 लोगों को क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर। और 14 दिन के बाद में वोटिंग होगी, और यदि वोटिंग हाँ में आती है तो उन्हें अपना पद क्या करना होगा, त्यागना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो नॉर्मल सी स्थिति ऐसा लग रहा है जैसे हम केंद्र सरकार ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके क्या हो चुके हैं, सारी की सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य, इसमें देखिए वही सारे अधिकार हैं अध्यक्ष के, अधिकार और कार्य। तो देखिए सदन की बैठक की जानकारी देना। ठीक है, बैठक का मुद्दा इसको पता होना चाहिए। ठीक है, सदन की कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की क्या ना हो, किसी भी प्रकार से कोई भी अनुशासनहीनता ना हो। सदन पर पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा
सदन से संबंधित जितनी भी क्या होती हैं समितियां, उनकी ये क्या करता है, जांच करता है। सदन की जितनी भी कार्रवाई होती है उनका सीधा सीधा निर्णय ले जाकर या ब्यौरा ले जाकर किसको देता है, राज्यपाल को। और राज्यपाल के सारी सूचनाएं किनको देता है, सदन को देता है। ये मुख्य रूप से इसके क्या हो गए, कार्य। तो यहां पर देखिए आपका राज्य विधान मंडल से संबंधित चीजें आपकी समाप्त होती हैं। अब यहां से हमारा विधानमंडल दो पार्टों में बढ़ता है, उसी प्रकार से जैसे हमने पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा। तो अब हमें ये डिस्कशन आगे बढ़ाना है और यहां से हम शुरू करेंगे आपका अगला टॉपिक, जिसे हम कहते हैं विधान परिषद का गठन। यानी कि अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद और उसके बाद में आपकी विधानसभा, इसके बाद में आपका सीएम, कार्यपालिका हो जाएगी सीएम की मंत्रिपरिषद, और उसके जस्ट अगला आपकी हाई कोर्ट यानी कि राज्य उच्च न्यायालय। तो ये टॉपिक अब हमको बारी बारी डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विधान परिषद। ठीक है, यहां तक की स्थितियां आपको सारी क्लियर होंगी। यदि इस आज हमने जो इस वीडियो में जो भी कुछ पढ़ा है उससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।